अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल बेसाते दिल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आए तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले न्यू नॉवेल्स की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चले दोस्तों, आप लोग का ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की जानिब चलते हैं। बिसाते दिल। मेरे गुमान की आखिरी सरहदों पर भी कहीं नहीं था कि दिसंबर की ठंडी रात को सर्द हवाओं और बारिश से बचने के लिए जब मैं अपने ब्रांच के मेन ऑफिस की जीएम दानिश वकार के खूबसूरत बंगला मोहब्बत कदा में दाखिल होऊंगा तो जिंदगी मुझे इस तरह से हैरान कर देगी। एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग के बाद जब हम मैरियट होटल से बाहर निकले तो दिसंबर की सर्द हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया। होटल के गर्म माहौल से निकलने और गाड़ी में बैठने तक के मुख्तसर अरसे में ठठरती हवाओं और हल्की बारिश ने हमारा खासा बुरा हाल कर दिया था। फिर बारिश की तेजी में भी एकदम इजाफा हुआ था। दानिश साहब जो मेरी दरख्वास्त पर मुझे चकलाला एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी तक ड्रॉप करने जा रहे थे, उन्होंने अचानक गाड़ी अपने घर के रास्तों की तरफ मोड़ दी। व्हाइट गेट से पोर्ट तक की रविश को अबूर करते हुए कोई एहसास मेरे अंदर नहीं जागा, लेकिन दानिश साहब की धीमी मुस्कुराहट और नरम लहजे में आज रात अपने घर रुकने की दरख्वास्त को मैं हरगिज नहीं टाल सका। मौसम की संगीनी का मुझे बखूबी एहसास हो गया था। इस्लामाबाद के 4 रोजा कयाम के दौरान अपने फर्म के मेन ऑफिस ब्रांच के जीएम दानिश वकार की ये ऑफर मुझे हक्का बक्का कर देने के लिए काफी थी, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट में इंतहाई कमगोर, रेजरू और इंतहाई महदूद हल्का अहबाब के हामिल शोहरत के मालिक थे। इनका दो टोक अंदाज और शख्सियत का वकार मद्दे मुकाबिल को अपने हदों में रह देने पर मजबूर कर देता था। हालांकि इसी फर्म की कराची वाली ब्रांच में एक पूरा डिपार्टमेंट मेरे अंडर था। मैं इस्लामाबाद के 4 रोजा कयाम में अपना बेशतर वक्त इनके साथ गुजारने के बावजूद इनसे बेतकल्लुफ होने की जुर्रत नहीं कर सका। हालांकि मेरी शख्सियत की नुमाया खूबी मेरी खुश अखलाकी और बेहतरीन अंदाज गुफ्तगू थी, और इस बात का एतराफ तो मेरे एमडी भी करते थे। व्हाइट और ब्लैक टाइलों की फर्श पर चलने और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर बैठने तक के अरसे में वो मुझे घर के मकीनों की नफासत और ज़ौक का बखूबी अंदाजा हो गया था। व्हाइट और ग्रे कलर स्कीम के साथ डेकोरेट ड्राइंग रूम मुझे ना जाने क्यों चौंका गया। एक फानूस सा जुमला मेरी याददाश्तों की समाज से उभरा, तुम कभी मेरा घर देखना, ड्राइंग रूम व्हाइट और ग्रे, बेडरूम पिंक और गेस्ट रूम ग्रीन कलर स्कीम में होगा। और मैंने शरारत भरे लहजे में इसे चिढ़ाया, क्यों किसी स्मगलर से शादी का इरादा है? क्योंकि तुम्हारा मनपसंद घर तो वही बनवा कर दे सकता है जितने ऊंचे तुम्हारे इरादे हैं। जी नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो गरीब बंदे की लॉटरी निकाल दे, क्योंकि वो घर तो इसी ने बनाया है। इसका मायने खेज लहजा मेरे अंदर तक तमानियत का एहसास जगा गया था। वो बहुत गलत टाइम पर मुझे याद आई थी। एक मीठा सा दर्द अचानक नमूदार हुआ था। एक ठंडी सांस भरकर मैंने सोफे की पुश से टेक लगाई। इसी लम्हे दानिश साहब किसी मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुए तो मैं फौरन संभल कर बैठ गया, और शायद इस बात को उन्होंने भी महसूस किया था। तभी हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुए, जेंटलमैन आप ऑफिस में नहीं है इसलिए इजी होकर बैठे। और फिर मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, रशीद आप साहब से पूछ कर चाय बनाए, मैं जरा इजी होकर आता हूँ। इनके कमरे से निकलते ही मैं अपनी साबका पोजीशन में बैठ गया। ड्राइंग रूम की सिटिंग में कारपेट और पर्दों से लेकर छोटे छोटे से डेकोरेशन पीस भी नफासत का रंग झलक रहा था, और दीवार पर लगी वाहिद पेंटिंग में नीलू समंदर और बैकग्राउंड में उड़ते सफेद बादल बहुत खुशगवार तासुर छोड़ रहे थे। इसी वक्त जब मैं हर चीज का जायजा लेने में मगन था, मुझे किसी की नजरों का हिसार महसूस हुआ। ड्राइंग रूम के साथ बने डाइनिंग और इन दोनों को अलहदा करने के लिए लगाए गए नफीस और महीन से पर्दे के पीछे छुपी सुर्ख और सफेद रंगत वाली 3.5 साल बच्ची बड़े पुरशौक मगर झीपी मुस्कुराहट के साथ मेरा जायजा लेने में मसरूफ थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो अब खुलकर मुस्कुराई। मैं आई कम इन सर? यस, मैंने बड़ी खुशदिली से जवाब दिया। तो जरा पुरएतमाद तरीके से अंदर दाखिल हुई। पिंक नाइट गाउन में पिंक की स्लीपर पहने, बालों की पोनी बनाए, अपने ब्राउन आंखों में टपटपाती नाजुक सी नाक और गुलाबी लबों वाली गुड़िया बिल्कुल एक बार्बी डॉल लग रही थी। आप पापा की फ्रेंड हैं? मेरे साथ हाथ मिलाते हुए अब वो मुकम्मल कॉन्फिडेंट थी, और मुस्कुराते हुए इसके गालों पर बढ़ने वाले डिंपल इसकी मासूमियत में इजाफा कर रहे थे। जी हाँ, मैं आपका पापा का ही नहीं बल्कि आपका भी दोस्त हूँ। मेरे पुरजोश अंदाज पर वो संजीदगी से बोली, नो, मेरी मॉम कहती है गर्ल्स की सिर्फ गर्ल्स ही फ्रेंड्स होती हैं, और आप तो बॉय है ना, इसलिए मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। इसके बात करने के अंदाज
स्टाइल और खसूसन मुझे समझाने के लिए उंगली उठाकर संजीदगी से तंबीही अंदाज में मुझे एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। मेरी सारे दिन की थकन 1 मिनट में खत्म हो गई। इट्स ओके, आप मेरी फ्रेंड मत बने, मैं बच जाता हूँ। मैंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। वो मेरे पास सोफे पर बैठते हुए कुछ सोचकर बोली, इट्स अगेन ओके, लेकिन आप दोबारा मुझे ऐसा मत कहिएगा। अलबत्ता मैं आपको पापा के आने तक कंपनी दे सकती हूँ। इसके स्टाइल पर मुझे एकदम हंसी आ गई और ये यकीनन इससे बुरी लगी थी। अंकल, आप मेरे साथ जोक मजाक कर रहे हैं? इसकी शफाफ आंखों में गुस्से की लहर थी। ओह नो माय डियर, आप तो माशाल्लाह बहुत क्यूट और जीनियस है। क्या नाम है आपका? मेरी तारीफी जुमलों ने इसका मूड शायद बेहतर कर दिया था, तभी मुस्कुराते हुए बोली, मुस्कान दानिश। ओह गुड नेम। और क्लास किस क्लास में है? प्ले ग्रुप। और स्कूल? बीकन हाउस। वो संजीदगी से सवालों के जवाब दे रही थी। मुस्कान, आपके घर में कौन कौन रहता है? मैंने चाय का कप उठाते हुए यूं ही पूछा। वो बड़ों के स्टाइल में बोली, तो मेरे लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना दुश्वार हो गया। वैसे तो मेरी मॉम मना करती है कि अजनबी लोगों को घर की सीक्रेट नहीं बताते, लेकिन चूंकि आप पापा के फ्रेंड हैं इसलिए बता देती हूँ कि हमारे घर में मॉम, पापा, असियत में और लिटिल सिस्टर मोमिना दानिश रहते हैं और हमारी केट भी। और फिर कुछ चुप रहकर बोली, और पता है हमारे घर में बड़ी कलरफुल स्पैरो चिड़िया भी हैं। अच्छा, मैंने हैरानी का इजहार किया। अंकल, आप पिज्जा भी लेना, मेरी मॉम बहुत टेस्टी बनाती है। ऐसे मेहमान नवाजी का ख्याल आया तो फौरन संजीदगी से बोली। मैंने फौरन इसे ऑफर की, आप भी लो ना। वो फिक्रमंदी से लबरेज लहजे में बोली, नो मैं ब्रश कर चुकी हूँ। मॉम कहती हैं अच्छे बच्चे रात को ब्रश करने के बाद कुछ नहीं खाते। आपकी मॉम बिल्कुल ठीक कहती है। मेरी तहसीब पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। लेकिन असीद बहुत शरारती है। वो मॉम के कहने के बावजूद कभी कभी छुपकर रात को चॉकलेट खा लेता है और फिर मॉम इसे रात को सोते हुए कोई स्टोरी भी नहीं सुनाती। हालांकि मॉम इसे अक्सर कहती है कि मुस्कान आपसे छोटी है लेकिन मेरी हर बात मानती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसे करता है। जबकि मैं इसे कहती हूँ कि मॉम तो नहीं लेकिन अल्लाह मियाँ तो देख रहे हैं ना। और अंकल, अच्छे बच्चे झूठ तो नहीं बोलते ना। इसके लिए अंदाज पर मैंने बेसाख्ता इसे प्यार किया तो वो बुरी तरह जेब गई। अरे ये यहाँ, और इनकी मॉम ने पूरा घर छान मारा है। बुरी बात मुस्कान बेटे, आप अंकल को तंग कर रहे हो। ट्राउजर और टी शर्ट में दानिश साहब अभी अभी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। बल्ब बिल्कुल घरेलू हुलिये में भी इनकी शानदार पर्सनालिटी थी। इनके इस फिक्र पर मुस्कान ने ठीक ठाक एहतजाज किया। तभी वो इंतहाई खराब मूड में बोली, लेकिन पापा मैं तो अंकल को तंग नहीं कर रही थी बल्कि कंपनी दे रही थी। ओ माय लिटिल डॉल गुड़िया। दानिश साहब घुटनों के बल बैठकर इंतहाई मोहब्बत से लबरेज लहजे में अपनी बेटी से मुखातिब थे। आप अंकल से पूछ सकते हैं। इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। नो नो, मुझे अपनी बेटी पर एतमाद है। उन्होंने इसके माथे पर प्यार किया। थैंक यू पापा। इसका मूड 1 मिनट में बहाल हो गया। जबकि मैं बड़ी खुशगवार हैरत से बाप बेटी के लाड को देख रहा था। वो अब बाप की गोद में घुसकर बैठ चुकी थी। सिद्दीकी साहब, ये मेरी बहुत क्यूट और बहुत ज्यादा लाडली मुस्कान है। दानिश साहब के तारुफ करवाने पर वो खुलकर मुस्कुराई। पापा, मोम कह रही हैं कि मुस्कान को फौरन बेडरूम में भेजें, रात के 11 बज रहे हैं। मोम का मूड सख्त ऑफ हो रहा है। 5 साल का शरारती सा बच्चा अंदर दाखिल हुआ। इसके नए नक्श मुस्कान से खासे मिलते जुलते थे। असियत, आपने अंकल को सलाम नहीं किया। दानिश साहब के टोकने पर वो खजल हुआ और अगले ही लम्हे वो मेरे साथ हाथ मिलाते हुए तारुफ करवा रहा था। आई एम असियत। वो भी मुस्कान की तरह सुर्ख सफेद लेकिन जिसामत में खासा स्मार्ट था, बल्कि शर्ट में इसकी रंगत दमक रही थी। अंकल असियत वही बेकिन हाउस में क्लास 1 का स्टूडेंट है। मुस्कान ने मजीद तारुफ करवाया तो राजेश साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ऑफिस से मुख्तलिफ हुलिये और बड़े मेहरबान और शफीक से शख्सियत के हामिल नजर आ रहे थे। सदीकी साहब, ये घर मेरी जन्नत है छोटी सी। दानिश साहब के मुंह से निकलने वाला ये जुमला मेरे लिए गैर मुतवक्का था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी कोई फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करेंगे। सर, अल्लाह ताला आपकी जन्नत को हमेशा सलामत रखे। आपकी शख्सियत बहुत हैरान कुन है। मैं ज्यादा देर तक अपनी हैरत नहीं छुपा सका। वो आंखों में ताय्यर समेटे मेरी तरफ मुतवज्जा थे। तभी मैंने वजाहत की, असल में सर, आप अपने प्रोफेशनल मामलात में जिस तरह दो टोक और हतमी अंदाज लिए होते हैं, मेरा ख्याल था कि अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे। हालांकि आप मुझसे उम्र में 5 साल ही बड़े होंगे, लेकिन आप अपनी उम्र के लोगों को भी एक हद में रहकर मुखातिब करते हैं और यूं लगता है कोई 50-60 साल का मेच्योर सा बंदा हमसे मुंह है गुफ्तगू है। मेरे कमेंट्स पर वो बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसे तो एक लम्हे को मैं भी झेप सा गया। ओ नो डियर, असल में मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकता और प्रोफेशनल लाइफ की दोस्तियों का मैं कायल नहीं हूँ जो सिर्फ मफादात पर मबनी होती है। मेरा हल्का अहबाब बहुत महदूद लोगों पर मुश्तमिल है और इनके दरमियान मैं खूब बोलता हूँ, इंजॉय करता हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मसला भी नहीं हुआ है। अमेजिंग, मैं वाकई दिल खोलकर हैरान हुआ
और पता है इस घर मोहब्बत कदा के कुछ उसूल और कायदे हैं जो इस घर में दाखिल होते ही हम सब फैमिली मेंबर्स पर लागू हो जाते हैं। मसलन मुझे ताज्जुब हुआ, मतलब ये कि घर में दाखिल होते ही मैं अपने मोबाइल ऑफ कर देता हूँ। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो मेरे ऑफिस वाले घर के पीटीसीएल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत अहम काम के सिलसिले में। और फिर घर में दाखिल होते ही मेरा सारा वक्त अपनी मिसेज और बच्चों के लिए होता है। हम दोनों मियाँ बीवी बच्चों का होमवर्क खुद करवाते हैं, इनके प्रॉब्लम सुनते हैं, इनके साथ खेलते हैं और फिर पूरे 2 घंटे हम दोनों मियाँ बीवी के होते हैं, जिनमें कभी हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं या कभी कोई मूवी देख लेते हैं या कोई डिस्कशन कर लेते हैं। और इस दौरान हमारे बच्चे भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। मैं सख्त हैरानी से इनकी तरफ मुतवज्जा था, जो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे मुखातिब थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 7 सालों की मेरी अज़दवाजी जिंदगी में ऐसे लम्हात नहीं जिनको सोचते वक्त मेरे दिल के किसी खाने से कोई कसक या तल्ख लहर नमूदार होती हो। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज दी है, बहुत समझदार मिसेज हैं, 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हर चीज है। दानिश साहब का आसूदा लहजा और तमानियत से भरपूर चेहरा इनके एक एक लफ्ज की तस्दीक कर रहा था। वो अब बहुत मोहब्बत से अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा थे। बेटा, आप दोनों खामोशी से अपने बेडरूम में लेट जाएं। मोमिना को टेम्परेचर है ना, इसलिए मामा कुछ अपसेट हैं। शाबाश। लेकिन पापा, वो सिंड्रेला वाली स्टोरी, मुस्कान ने अफसुर्दगी से याद दिलाया, वो आज आपको पापा सुनाएंगे। लेकिन बेटा, आज छुट्टी नहीं हो सकती। दानिश साहब ने कान खुजाते हुए कुछ मोहतात अंदाज में पूछा। इट्स ओके पापा। इस असियत पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा हुआ और फिर बहन की तरफ मुतवज्जा हुआ। सिंड्रेला वाली स्टोरी मुझे आती है, वो मैं आपको सुना दूंगा। आप देखते ही नहीं, पापा ने अपने फ्रेंड को भी टाइम देना है। असियत के अंदाज से बयां पर मैंने दिलचस्पी से इसे देखा। मुस्कान ने बेख्तियार अपनी पेशानी पर हाथ मारा। सॉरी, मैं भूल गई थी। फिर अगले लम्हे वो खड़ी हुई और दानिश साहब के गले लगकर पुरजोश अंदाज में बोली, गुड नाइट पापा। गुड नाइट जानू। दानिश साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गुड नाइट अंकल। वो जाते जाते पलटी और मुझसे मुखातिब हुई, तो मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी सिद्दीकी साहब, आप बताएं, अगर भूख लगी हो तो मैं खाना लगवा देता हूँ। वो अब पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा थे। नो सर, डिनर आपके साथ ही तो किया था। मेरे याद दिलाने पर वो धीरे से हंसे। नहीं यार, डिनर अगर बाहर हो तो मैं बस कार्रवाई ही डालता हूँ। असल में खाना हमेशा मैं रात को अपनी मिसेज के साथ ही खाता हूँ। शुरू से ही रूटीन है। बच्चे जल्द खा लेते हैं और मैं इसलिए चेंज करके लेट आया हूँ कि अंदर खाना खा के आया हूँ। इस मामले में मेरी मिसेज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे भी वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करती है। इनकी आखिरी बात पर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। सर, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो। मेरे झिझकने पर वो फौरन बोले, बिल्कुल कीजिए, हम घर आए मेहमानों की बातों को माइंड नहीं करते। इनके दोस्ताना अंदाज पर मैंने कुछ संभल कर पूछा, सर आपकी लव मैरिज है? बहुत खूब। दानिश साहब के कहे पर मैं एकदम संभल कर बैठ गया। इनकी बेतकल्लुफी ने मुझे दंग कर दिया था। और फिर वो बड़े हमवार लहजे में गोया हुए, सिद्दीकी साहब, इसमें आपका कसूर नहीं। बहुत सारे लोग मुझे से यही बात करते हैं। मैं कदरे खुश मिजाज और लिए अंदाज रखने वाला बंदा हूँ, लेकिन इस शादी में मेरी और मेरे वालिदैन की भी पसंद शामिल है। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। मेरी मदर का इंतकाल 2 साल कबल ही हुआ था, जबकि फादर के इंतकाल को 5 साल हो गए हैं। लेकिन मेरी मिसेज मेरे वालिदैन की इंतहाई लाडली बहू थी। और वैसे भी वो जरा संभल कर बोले, बात सारी अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर वो ना हो तो लव मैरिज भी नाकाम हो जाती है और अरेंज मैरिज भी। और इससे भी बढ़कर बात के ये किस्मतों के सौदे हैं। वो अपनी बात के अख्तिताम पर धीमे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर मुझसे इफ्तितार किया, और आपके कितने बच्चे हैं सिद्दीकी साहब? मैंने ताज्जुब से इन्हें देखा, जो मुसलसल मुझे हैरान कर रहे थे। एक बेटा और एक बेटी है सर, मैंने सादगी से बताया। बच्चे भी अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफा होते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस भर के मुतमईन अंदाज में कहा, तो मैंने भी ताईदी अंदाज में सर हिलाया। एकदम ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ। मैंने चौंक कर अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। मुझे एकदम शौक लगा। वो भी बुरी तरह टटकी थी। इसके चेहरे पर बेयकीनी और हैरानी नुमाया थी। मैं जो रिलैक्स अंदाज में सोफे पर ब्रह जमान था, एकदम तनाव की सी कैफियत में उठ खड़ा हुआ। मेरा दिमाग झंझना उठा था और शदीद तहैयर के आलम में मैंने इसे देखा था। वो बिलाशुबा शुमाइल ही थी। 5 फुट 3 इंच कद, इंतहाई मुतनासिब सरापा, दिलकश नकूश, अलबत्ता बाल जो शानों तक स्टेप कटिंग में थे, अब तवालत में कमर को छू रहे थे। गुज़श्ता 7 सालों ने इसमें कोई फर्क नहीं डाला था। वो एकदम संभली और दानिश साहब की तरफ मुतवज्जा हुई। इसकी परेशान सी आवाज मेरी समातों से टकराई। दानिश, मोमिना का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मेरी डॉक्टर रशीद से बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाभी मुनासिब होगा कि आप बच्चे को क्लिनिक पर ले आए।
इसने मुकम्मल तौर पर मुझे इग्नोर करते हुए कहा, ओह डोंट वरी, मैं देखता हूँ इसे और रशीद से खुद बात करता हूँ। दानिश साहब ने धीमे लहजे में तसल्ली दी और मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, सॉरी सिद्दीकी साहब, आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, आप आराम करें, हम जरा मोमिना को दिखा कर आते हैं। इनका लहजा इनकी परेशानी का गमाज था। हौसला करें दानिश साहब, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने आदत के मुताबिक तसल्ली दी। वो जाते जाते पलटे, और सॉरी मैं तारुफ नहीं करवा पाया। शुमाइलिया हमारे फर्म के कराची में इंचार्ज हैं, बहुत एक्टिव और मेहनती बंदे हैं, और सिद्दीकी साहब ये मेरी इकलौती मिसेज हैं और इस घर को मोहब्बत कदा बनाने में 70% इनका कमाल है। इंशाल्लाह सुबह नाश्ते पर आपसे मजीद तारुफ करवाएंगे। मैं बमुश्किल मुस्कुराया। वो अब बहुत मुतमईन और पुरसुकून अंदाज में खड़ी थी। जी जरूर, मेरा दिल जानता था मैंने ये अल्फाज किससे अदा किए, न जाने अंदर कैसी उथल पुथल हो रही थी। और फिर दानिश साहब की रहनुमाई में गेस्ट रूम में दाखिल होते हुए मुझे यकीन था कि इस कमरे की कलर स्कीम ग्रीन की होगी, और वाकई ऐसा था। मेरा वजूद अभी भी शौक की कैफियत में था। मैं काफी देर तक कमरे में घूम फिर कर देखता रहा। एकदम कमरे में घुटन का एहसास भर गया। मैंने फौरन उठकर पर्दे खिड़कियों से हटाए और न जाने क्या सोच कर टेरेस पर चला आया। फिजा में खुनकी का अंसर बढ़ चुका था, लेकिन सर्द हवाओं ने मेरे वजूद पर कोई असर नहीं डाला था। अचानक मेरी नजर पोर्च की तरफ जाते दानिश साहब और शुमाइल पर पड़ी। दानिश साहब ने एक बाजू में नन्हे से वजूद को कंबल में लपेटा हुआ था और दूसरे बाजू से शुमाइल के वजूद को गहरे में लिए वो बड़े मुतमईन अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। मैं फौरन कमरे की तरफ पलट आया। एक एहसास जिया था जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद का अहाता कर रहा था। एक नारसाई की आग थी जो मुझे अंदर तक जला रही थी। घर में दाखिल होते ही मानूस खुशबू का भेद खुल गया था। मेरी और शुमाइल की दोस्ती का आगाज कब हुआ ये मैं नहीं जानता था। शायद इस वक्त जब हम नॉर्थ नाजमाबाद में शिफ्ट हुए। वो मुझसे 3 साल जूनियर थी। सिर्फ 2 बहनें होने की वजह से इसका दिल हमारे घर के शोर शराबे में बहुत लगता था। तभी वो अपने घर में कम और पड़ोस में हमारे घर में ज्यादा पाई जाती थी। और मैं जो शौक मिजाज और कुछ दिल फेंक किस्म की तबीयत का हामिल था। मुझे गंदुमी रंगत दहकते हुए गाल, सतवा नाक और झालर जैसी पलके रकम कर रखने वाली दुबली पतली सी ये लड़की पहली नजर में अच्छी लगी थी। हालांकि इस वक्त वो 14 साल की और मैं 17 साल का था। 5 भाई और 2 बहनों के दरमियान में आने की वजह से घर में मेरी अहमियत सानवी सी थी। ऐसे में शुमाइल का हर काम के लिए भाग कर मेरे पास आना मेरी तमानियत का बाइस बनता था। इस दिन वो अपने घर में किसी काम में मसरूफ थी। सब्जियों का ढेर सामने रखे वो मनाहिल आपी खासी उलझी हुई थी। मेरी तरफ देखते ही मनाहिल आपी शरारतन बोली, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। मनाहिल आपी की बुलंद आवाज पर मैंने बेख्तियार अपना सर खुजाया, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराती रही। लोग अकेले ही अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हैं, खैर है ना। शुमाइल ने गहरा सांस लेकर कंधे झटके, क्यों कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने फिर से छेड़ा, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है आदिल सिद्दीकी जो तुम्हें चुप करवा सके। मनाहिल आपी ने दांत खिचखिचा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं। मेरा इत्मीनान काबिल दी था, तुम वाकई ढीठ हो। कसम से आप ही, आपके घर में आकर मालूम होता है कि सुकून और खामोशी किस बला का नाम है, वरना हमारे यहाँ तो चिड़ियाघर का समा है। जवाद भाई के 3 बच्चे, फवाद भाई के 2 बच्चे, फिर शुएब भाई, इसके बाद जुनेरा बाजी, फिर सुमेरा आपी, फिर मैं, और इसके बाद हारून। और दादू को क्यों भूल गए, मनाहिल आपी ने याद दिलाया। हाँ यार, वो तो जहन से निकल गई। हालांकि वो जितनी तोप चीज है निकलनी तो नहीं चाहिए। शर्म करो, तुम्हारी बुजुर्ग हैं। खैर से मैट्रिक के स्टूडेंट हो, मगर बात करने की तमीज नहीं है। मनाहिल आपी ने मुझे घूरा। सॉरी आपी, मैंने बड़ी ताबेदारी के साथ कहा। मुझे ना जाने क्यों इसके घर जाना हमेशा से अच्छा लगता था। वो सिर्फ 2 बहनें थी, अंकल और आंटी थे। इनके छोटे से साफ सुथरे घर में खामोशी और सुकून की सी कैफियत रहती। मनाहिल आपी मेरी सुमेरा आपी के साथ यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स की स्टूडेंट थी, जबकि हमारे अपने घर में जवाद भाई और फवाद भाई तो शादीशुदा थे और अपनी अपनी जॉब्स में मगन। जुनेरा बाजी मास्टर्स करने के बाद किसी अच्छे रिश्ते की मुंतजिर। शुएब भाई एमबीए और मैं मैट्रिक, और हारून 8वीं क्लास में था। भतीजे और भतीजों की वजह से हमारे घर में खूब शोर और हंगामा रहता, और ऊपर से दादू और अम्मी खासी सोशल वाकया हुई थी, जिसकी वजह से हमारा घर एक चौराहे का मंजर पेश करता था, जबकि शुमाइल का घर इसके बिल्कुल बरक्स था। इसकी वालदा खामोश, कमगो और ज्यादातर अपने काम से काम रखने वाली खातून थी, लेकिन मेरी वालदा खुसूसन दादो के साथ इनकी खूब बनती थी, जबकि शुमाइल के वालिद अपने आयरन स्टोर में और कारोबारी मसाइल में उलझे हुए बंदे थे, लेकिन बहुत हलीम और खुशगुफ्तार तबीयत के हामिल। शुमाइल का कोई भी काम होता या मनाहिल आपी ने कहीं जाना होता तो इसके लिए हमेशा मेरी अशवेब की खिदमत हासिल की जाती। मनाहिल आपी शौक चंचल और चुलबुली सी तबीयत की हामिल, जबकि शुमाइल इसके बरक्स धीमे से मिजाज की थी और मुझे अपने कारनामे
सुनाने के लिए एक अच्छे सामय की हमेशा जरूरत ऐसी थी और वो इसके एन मुताबिक थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों खोले हैरानी से वो जब मेरी बातें सुनती तो इसका ये अंदाज मुझे बहुत भाता और मजीद हैरान कुन तासुर देखने के लिए मैं मुबालगा आराई की हदें करता जाता, जबकि वो आराम से मेरी बातों पे यकीन करती जाती। ऐसे लम्हात में मैं अगर मनाहिल आपी या सुमेरा आपी आ जाती तो मेरी तबीयत अच्छे खासे तरीके से साफ करके जाती। रात के खाने के बाद इसकी और मनाहिल आपी की आदत थी छत पर टहलने की, और हमारी तरफ से सुमेरा आपी भी आ जाती तो मुझे अपने कारनामे सुनाने के लिए खासा टाइम मिल जाता। दोनों आपियां हमें लिफ्ट करवाए बगैर अपनी बातों में मगन, जबकि हमारी अपनी एक दुनिया थी। चूंकि दोनों घरों में छतें मिली हुई थी, एक छोटी सी मुंडेर जिसे हम बिल्कुल खाते में नहीं लाते थे, अक्सर औकात इसे कूद कर इधर उधर जाने का सिलसिला भी जारी रहता। और अब तो मैंने आंटी को कायल करके इसका एडमिशन भी अपने स्कूल में करवा लिया था। लेकिन स्कूल में मेरी दोस्तियों का दायरा खासा वसी था। इसके बावजूद मैं ब्रेक में एक आध चक्कर इसकी क्लास का जरूर लगा लेता, जहाँ वो अपनी ही जैसी बोर कमगो और उकताई हुई अपनी दोस्त के साथ खामोशी से बैठी होती है, और मुझे हैरत होती है कि वो दोनों खामोश रह रहकर थकती नहीं है। इस दिन मैं इसके घर आया तो वो हस्बे मामूल खामोशी से अपना होमवर्क करने में मगन थी। मनाहिल आपी यकीनन यूनिवर्सिटी से नहीं लौटी थी। सुनो, तुम हमारे घर मत आया करो। मेरी तपी हुई आवाज पर इसने हैरानी से मुझे देखा। मेरे गुस्से पर इसका रंग एकदम से फक हुआ था। क्यों, क्या हुआ? कमाल है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता? तुम्हारे घर में दाखिल होते ही सबको अपने अपने काम याद आ जाते हैं। भाभी अपने बच्चे तुम्हें थमाकर खुद स्टार प्लस के ड्रामों में मगन, दादू तुम्हारे हाथ में तेल की शीशी पकड़ाकर अपनी जुल्फे खोल कर बैठ जाती हैं, और तो और अम्मी की रंगत खिल उठती है तुम्हें देखकर। चलो, कोई इनका हाथ बटाने वाला तो आया। और सबसे बढ़कर तुम्हें भी मदर टेरेसा बनने का शौक है। मजाल है किसी को मना कर दो। और तुम्हारी भी तो शर्ट इस्त्री करती हूँ, कमरा भी तो साफ कर देती हूँ। इसकी याद दिलाने पर मुझे ताव आ गया। हाँ हाँ, मेरी दफा तो बड़ी जल्दी जता दिया। इनको भी एहसास दिलाया करो। आदिल, मेरा मतलब ये तो नहीं था, बस मुझसे इनकार नहीं होता। मेरे तेवर देखकर वो हंसी हो गई। कोई जरूरत नहीं किसी का भी काम करने की, सिवाय मेरे मेरे अजीब मंतक पर इसने हैरान होकर मुझे देखा और हस्बे आदत अजबात में सर हिला दिया। और इसकी फरमाबरदारी ही तो मुझे भाती थी। अच्छा उठो, अब शाबाश, एक कप चाय बनाकर लाओ, और देखो अगर कोई अच्छी चीज बनी है तो खाना भी ले आना। फिर मुझे मेद की मश समझाओगे? इसने डरते डरते फरमाइश की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने हातम ताई की कब्र को लात मारी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और अब तो हम कॉलेज लाइफ में दाखिल हो गए थे। वो फर्स्ट ईयर में और मैं फोर्थ ईयर में था जब मनाहिल आपी की शादी लाहौर में इनके फर्स्ट कजन के साथ तय पा गई। इनके घर में पहली शादी थी। आंटी के हाथ पैर फूले हुए थे। जुनेरा बाजी और सुमेरा आपी ने तो इनके घर में ही डेरे डाले हुए थे, और वहीं पहली दफा मुझे अपनी वालदा के मिजाज कुछ बदले बदले महसूस हुए। हालांकि शुमाइल और मनाहिल के बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता था, लेकिन इनके सुलूक में कुछ सदमेहरी शामिल हो गई थी। इस दिन मैं शादी के कार्ड लेने के लिए प्रिंटिंग प्रेस जा रहा था जब अम्मी ने कड़वे लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया, कहाँ जा रहे हो? बाइक साफ करते हुए मैंने मसरूफियत में जवाब दिया, मनाहिल आपी की शादी के कार्ड्स लेने। कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने ठेका ले रखा है हर काम का, मुलाजिम हो इनके। दुनिया से निराली है मेरी औलाद। वो दोनों हैं तो सारा दिन इसके जोड़े टांकने में मगन, और शुएब है तो वो फर्नीचर के बहाव थाव पूछ पूछ कर आ रहा है। और वो सबसे छोटा जिससे घर के काम करते तकलीफ होती है, वो भी कल बड़े बड़े शॉपर उठाए शॉपिंग करवा करवा कर ला रहा था। मैंने अम्मी के बरहम मिजाज को हैरानी से देखा। क्या हुआ है अम्मी? पता नहीं, लोगों की बेटियों की किस्मतें कैसे धड़ाधड़ खुल जाती है, और यहाँ जुनेरे की उम्र निकलती जा रही है और किसी को एहसास नहीं। अल्लाह ने बहुएं भी चुनकर बहस दी है। बड़ी को कहा कि अपने खानदान में कोई और रिश्ता देखो, तो टका से जवाब दे दिया कि अम्मी माफ कीजिएगा, जुनेरे की उम्र तो निकल चुकी है। आप अब सुमेरा की फिक्र करें तो इसमें मनाहिल आपी का क्या कसूर है? मेरे हैरानी पर वो तब कर बोली, कसूर क्यों नहीं है? इसकी माँ से मैंने कहा अपने भांजे से जुनेरे की बात चलाओ तो अपनी बेटी का झट से रिश्ता तय कराई। लेकिन अम्मी, मनाहिल आपी की बातचीत तो बचपन से तय है, मैंने याद दिलाया। बातचीत ही तय थी, कोई निकाह तो नहीं हुआ था। अम्मी की मंतक पर मेरा दिमाग घूम गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या आप फजूल बात कर रही हैं? हाँ हाँ, अब मेरी औलाद को मेरी बातें फजूल ही लगनी है। छोटी बहू का भाई अच्छा खासा काबिल था, बातों बातों में एहसास दिलाए तो आगे से मीचनी बनकर बोली, अम्मी, जुनेरा मुझे बहुत अजीज है, लेकिन एजाज को मनाहिल बहुत पसंद थी, लेकिन आंटी मानी नहीं। इसलिए एजाज तो अब बहुत अपसेट है। मैं इससे इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकती, और वैसे भी जुनेरा की उम्र एजाज से ज्यादा है। हाँ, तो ठीक कहा है उन्होंने, इसमें गलत बात कौन सी है? मेरी वजाहत तो इन्हें सुलगा गई। तभी वो दुपट्टा मुंह पर रखकर रोना शुरू हो गई। हाँ, अब ये कल की औलादे हमें गलत और दुरुस्त की तमीज सिखाएंगे। मनाहिल में कौन से हीरे लगे हुए हैं जो जुनेरा में नहीं है? आप माँ की नजर से हट कर देखें,
और वैसे भी अम्मी आप माइंड मत कीजिएगा, आपने और अब्बू ने जी ने अपने फजूल बहस में जुनेरा बाजी के अच्छे खासे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। कोई चीज अब्बू जी को पसंद नहीं आती थी तो कोई आपको, और अगर दोनों पास कर देते तो जवाद भाई और फवाद भाई कोई ना कोई कीड़े निकाल कर देते। और वैसे भी लड़की के रिश्ते आने की एक उम्र होती है, और आप भी तो अपने स्टैंडर्ड से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। हालांकि हर चीज इंसान को ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अब भी आपका यही हाल है। तो क्या किसी ऐरे गैरे राह चलते के हाथ में बेटी का हाथ थमा दूं? वो रोना भूल कर अब इश्तियाल अंगेज लहजे में मुझसे मुखातिब हुए। इनका बस नहीं चल रहा था कि मेरी जुबान खींच लेती। मैं अपनी बहन का दुश्मन नहीं हूँ। मैंने मोटरसाइकिल साफ करने वाला कपड़ा खींचा, सहन में फेंका, लेकिन मुझे अब इन पर तरस आता है। इनकी उम्र की लड़कियां 3-3 बच्चों की माएं बन चुकी हैं और यहाँ किसी को एहसास नहीं। जवाद भाई और फवाद भी अपने अपने खानदानों में मगन। अब्बू जी की तो अपनी कारोबारी मसरूफियात हैं और किसी को एहसास नहीं कि इनकी उम्र निकलती जा रही है। और आपको अब जाकर होश आया है, और अब सुमेरा बाजी के अच्छे अच्छे प्रपोजल आप सुनेरा आप ही की वजह से रिजेक्ट कर रही हैं। एक गलती पहले की थी और अब दूसरी गलती अब कर रही हैं। मेरी भोली माँ, लड़की की उम्र बहुत अहमियत की हामिल होती है। अब तो शुएब भाई को भी जॉब किए 4 साल हो रहे हैं। कुछ इनका भी ख्याल कर लें। जुनेरा बाजी के लिए बनाया हुआ स्टैंडर्ड कुछ कम कर दें। इनकी जात पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने बाकायदा अम्मी के आगे हाथ जोड़े तो वो तमसराना अंदाज में बोली, हाँ, ताकि तुम्हारी बारी भी जल्द आ जाए। तुम जैसे भाई होते हैं जो अपनी खुदगर्जी में बहनों को बोझ समझकर उतार देते हैं, ख्वाह वो सारी जिंदगी रोती रहे। अम्मी की तल्ख जुमलों ने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली। मेरा चेहरा तप गया और मैं होंठ चबाते हुए लम्हा भर को चुप रह गया। गुस्से में बाइक पर बैठकर मैंने जोरदार किक मारी। वो एक लम्हे को स्टार्ट हुई और फिर बंद हो गई। मैं गुस्से से नीचे उतरा। अम्मी अब दुपट्टा मुंह पर रखकर खामोशी से सहन में पड़ी चारपाई पर लेट चुकी थी। मैं चलते चलते इनके पास रुका। अम्मी जान बेफिक्र रहिए, मैं कम से कम अपने मामले के लिए आपको हरगिज नहीं कहूंगा, और आप बेशक जुनैना बाजी से मेरा आप ही की शादी अगले 10 सालों में भी मत करें, लेकिन याद रखिएगा, बड़े हमेशा दुरुस्त फैसले नहीं करते। कभी कभी अल्लाह ताला छोटों को भी दूरंदेशी और मामला फहमी की सलाहियत ज्यादा दे देता है, लेकिन अगर कुछ दुरुस्त फैसले दुरुस्त मौकों पर ना हो तो सारी जिंदगी के लिए नासूर बन जाते हैं, और बाज बाओकात वालिदैन की गलतियों का खमियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम पर रहम करे। मैं गुस्से से घर से निकला और ना जाने क्यों मेरे कदम शुमाइल के गेट पर आकर रुक गए। सामने सहन में मेरी दादू आंटी के साथ तख्त पर बैठी मौसम सरमा की नर्म धूप सेकने में मगन थी। बरामदे के पार सामने वाले कमरे के खुले दरवाजे से कारपेट पर बैठी जुनेरा बाजी बड़ी खामोशी से मनाहिल के पीले सूट पर गोटा लगाने में मगन थी। मेरा ना जाने क्यों दिल भर आया इनके पास ही शुमाइल दुपट्टे पर सितारे टाकने में मसरूफ, जबकि मनाहिल और सुमेरा आप ही किचन में किसी बहस में उलझी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके बुलंद कहकहे पूरे घर में गूंजने लगते। मुझे आता देखकर दादो गुस्से से बड़बड़ाई, चलो तुम्हारी कसर रह गई थी, अपने घर में जो बाकी लोग हैं इनको भी बुला लेना था। पता नहीं क्यों मेरे पोते पोतियों का दिल अपने घर में नहीं लगता। जाने दे अम्मा, इनके दम से तो मेरे घर में रौनक है। आंटी ने मेरी हिमायत की, जबकि मैं खामोशी से इनके पास तख्त पर आकर लेट गया। मेरा कुछ भी बोलने को दिल नहीं कर रहा था। सच अम्मा, इन बच्चों ने तो मेरी सारी फिक्र ही खत्म कर दी, वरना मेरे तो हाथ पैर ही फूले हुए थे। शायद मेरे सगे बेटे भी होते तो इतनी जिम्मेदारी से काम ना करते जितनी लगन से आदिल, शुएब और हारून कर रहे हैं। तो एहसान थोड़ी कर रहे हैं, मनाहिल बहन नहीं है इनकी। दादो कम ही किसी का एहसान गर्दानती थी। बस दुआ करो कि जुनेरा की भी कहीं बात बन जाए। दादो ने चेहरे से मक्खी उड़ाते हुए बेपरवाही से कहा, हाँ, दुआ ही कीजिएगा, दवा करने का किसके पास टाइम है। मेरी बड़बड़ाहट शायद दादो की समझ में नहीं आई थी, तभी वो हैरानी से मुझे तकने लगी। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, मैंने भी 2-4 लोगों से कहा हुआ है। मेरी बहन ने अपनी जेठानी के बेटे का बताया था, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन जुनेरा की अम्मी कहने लगी कि फैमिली बहुत बड़ी है, हमने नहीं करना। इनके जवाब पर दादू फीकी सी हंसी के साथ बोली, बस बेटा, पता नहीं अजमत का मयार क्या है। बच्ची की उम्र निकलती जा रही है और वो किसी की बात सुनती नहीं, और बाप इसका है तो वो बेपरवाह, कहता है कि जब वक्त आएगा खुद ही हो जाएगा। लेकिन अम्मा, कोशिश तो करनी पड़ती है। खुदा सबको रिस्क देता है, परिंदों को भी दे देता है, लेकिन इनके घोंसलों में नहीं डालता। बस अल्लाह बच्ची की किस्मत अच्छी करे। मैं तो उठते बैठते दुआ करती हूँ, बहुत नेक बच्ची है जुनेरा। आंटी के लहजे के खुलूस ने मुझे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया, और मैंने शुक्र अदा किया कि वो हमारी वालदा मोहतरमा के आज कल के ख्यालात से आगाह नहीं। बस बेटा, माओ को समझदार होना चाहिए। दादो कुछ कहना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गई थी। जी अम्मा, ये शुमाइल के वालिद हैं। अब उठते बैठते इनको इसकी फिक्र हो गई है। कहते हैं कि अपनी बच्चियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। कह रहे थे कि 1-2 सालों में शुमाइल से भी फारिग होकर हज के लिए चलेंगे। अब हाय शुमाइल की
अभी उम्र ही क्या है। दादू को ताज्जुब हुआ। मैं भी बेख्तियार उठ बैठा था। अम्मा, लड़कियों की उम्र निकलने में कहाँ देर लगती है और अच्छे रिश्तों की भी मुनासिब उम्र होती है। मैं तो कहती हूँ कुल आलम की बेटियां अपने घर को जाएं। आंटी की बात पर मेरी जुबान फिसली। फिर आंटी, लोगों के घरों में तो सिर्फ लड़के ही रह जाएंगे, क्यों बच्चे, इनकी शादी नहीं होंगी क्या? तब उन्होंने उंगली नाक पर रखकर ताज्जुब का इजहार किया तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। कुछ दिन के बाद मनाहिल आपी की शादी के प्रोग्राम शुरू हो गए और अम्मी का मूड भी काफी बेहतर हो गया था। इस दिन मेहंदी की वजह से घर में मेहमानों का खूब रश था। घर की छत पर स्टेज की अरेंजमेंट करके मैं नीचे उतर रहा था जब ढोलकी की आवाज ने घर में समा बांध दिया और मैंने तेजी से नीचे उतर रहा था कि अचानक मरझंडा कलर के तंग पजामे और कुर्ते में जिस पर नफीस गोटे का काम किया हुआ था, फ्रेंच नोट बांध कर हल्के हल्के मेकअप और ज्वेलरी में तेजी से ऊपर आती शुमाइल को देखकर मैं बुरी तरह टटका। गोरी गोरी हथेलियां मेहंदी के सुर्ख रंग के खूबसूरत नक्शो निगार से नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। शेड्यूल कलाइयों में ढेर सारी कांच की चूड़ियां। वाह, मेरा लहजा ये यकीनन मैंने खैस था। तभी वो एकदम ब्लश हो गई। वैसे यार, तुम्हें इन हथियारों से लैस होने की क्या जरूरत थी? फजूल मत बोले। हाँ, अब तो बोलने की कहाँ, देखने की बारी है। मेरी निगाहें लहजा और शौक अंदाज से इसका इत्मीनान रुखसत कर रहा था। तभी वो रोहासी होकर बोली, आदिल, क्या मसला है? अच्छा, जरा मेरी तरफ देख कर पूछो। फजूल बात मत करें यार, आज ही तो सही बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर वो फौरन पलटी और धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरती गई। मेरे अरे अरे की पुकार का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था और 1 घंटे के बाद मैं तैयार होकर आया तो वो अपने और मनाहिल आपी की सहेलियों के साथ ढोलक पर गाने गा रही थी। वो सब बड़े जोश से गा रही थी। जैसे ही शुमाइल की मुझ पर नजर पड़ी, तालियां बजाते बजाते इसके हाथ फिजा में मुअल्लक रह गए। वो बुरी तरह झेम गई। मैं मिठाई की टोकरी किचन में रखवा कर अंदर आया तो वो अपनी किसी कजन के पास खड़े बड़े गौर से इसकी बात सुन रही थी और इसके स्मार्ट से कजन की पुरशौक नजरें इसके चेहरे पर जमी देखकर मेरे भुएं तन गई। एकदम जरा पहले वाली सरशारी कुछ मध्यम पड़ गई। इसका वो कजन तबन खासन शौक मिजाज था। तभी शुमाइल मुसलसल हंस रही थी। मैं तीर की तरह वहां पहुंच गया। शुमाइल, जरा बात बताओ कि मिठाई के टुकड़े कहाँ रखवाने हैं? अम्मी से पूछ कर स्टोर में रखवा दें। इसके बेपरवाह अंदाज पर मैं तब गया। क्यों, तुम्हें बताते हुए क्या तकलीफ हो रही है? मेरे सर लेजे पर इसके चेहरे का रंग बुरी तरह मुतगय्यर हुआ। तभी वो बड़ी उजलत में बोली, ओके चले। मैं इसे लेकर ही टला। मिठाई के टोकरे स्टोर में रखकर मैं इसकी तरफ मुड़ा। सुनो खबरदार, जो इस फजूल बंदे के पास मुझे दोबारा खड़ी नजर आई, और कल इतना ज्यादा तैयार शयार होने की भी जरूरत नहीं। फर्स्ट ईयर की तलबा हो और बनाओ सिंगार। देखो मेरे तल्ख और तंजिया लहजे पर इसकी आंखों में एकदम मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे ढेरों खफत ने आ घेरा। अब के मेरा लहजा खासा नरम था। देखो शुमाइल, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। लड़कों की कौम बहुत चालाक होती है और तुम तो निरी अल्लाह मियाँ की गाय हो, और फिर मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। इसके पल्ले मेरी बात पड़ी नहीं थी कि लेकिन इसने इस बात में सर हिला दिया और फिर मेहंदी के फंक्शन में भी वो पीछे रही। हालांकि दुल्हन की अकलौती बहन थी और फिर शादी वाले दिन व्हाइट नेट के सूट में वो सादा सादा सी रात से भी ज्यादा जाजिब नजर लग रही थी। पूरे सूट पर लगे व्हाइट ही नगों की चमक इसकी आंखों को चमक से ज्यादा नहीं थी और आज तो इसने सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। यार, तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं है? मैंने हमेशा की तरह अचानक आकर इससे पूछा। जी। हस्ब तवक्को इसकी कुशादा आंखें हैरत से मजीद वाह हो गई। क्या मतलब? इसके घबराने पर मुझे हंसी आ गई। कुछ नहीं। आदिल, मुझे आप ही के पास पार्लर लेकर जाओगे? क्यों? मेरे फीके लहजे में इस्तफसार पर वो फौरन बोली, असल में आप ही की चूली घर ही रह गई है। शुक्र है, वरना मैं तो समझा कि मोहतरमा मजीद हथियारों से लैस होने जा रही है। जी नहीं, आज ना तो मैंने ज्यादा ज्वेलरी पहनी और ना ही गजरे और मेकअप भी नहीं किया। इसके तासुब भरे लहजे पर मैंने हैरत से इसकी फ्रेश स्किन और झालर जैसी आंखों को देखा। अच्छा, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे? वो अंदर जाते जाते पलटी। यार, सारी जिंदगी कर सकता हूँ। मेरे दिल से कहे जुमले पर वो एक लम्हे को साकित रह गई। कुछ देर मुझे गौर से देखने के बाद वो अंदर बढ़ गई और जब ज्वेलरी के डब्बे उठाए बाहर आई तो कुछ खामोश थी। इसके साथ इसकी अम्मी भी थी। आदिल, जरा ध्यान से जाना, रात का टाइम है। इनके फिक्रमंद लहजे पर मैंने फौरन इन्हें तसल्ली दी और अगले ही लम्हे चल लम्हों में बाद में तेजी से गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। एक सिग्नल पर एक बच्चे के हाथ से गजरे लेकर मैंने इनकी इसकी तरफ बढ़ाया तो वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आ रहा है? तौबा, आज के दिन तो ऐसी खौफनाक बातें ना करें। इसके बेसाख्ता कहे जुमले पर मुझे हंसी आ गई। अच्छा, फिर कैसी बातें करूं? मेरे मायने खैस लहजे पर इसने चौंक कर देखा। बहुत अच्छी, तुम्हारे जैसी। मैं शरारतन इसकी तरफ झुका तो वो
खिलखिलाकर हंस पड़ी और इसकी हंसी की खनक से मैं मबहूत हो गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे मेरे करीब आती गई। हमारा एक दूसरे को देखे बगैर खाना हजम नहीं होता था। हमारे दरमियान कभी लंबे चौड़े मुआहदे नहीं हुए। एक खामोश सा ताल्लुक था जो रोज बरोज मजबूत होता जा रहा था। और MIT करने के बाद मेरा अचानक इंग्लैंड का वीजा लग गया और इसे मालूम हुआ तो वो एकदम खामोश हो गई। इस दिन मैं इसके घर में बरामदे में रखे तख्त पर नींद दराज था। जब चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए वो संजीदगी से बोली, आदिल तुम वाकई जा रहे हो? हाँ क्यों? मैं बुरी तरह चौंका तो वो कुछ झिझक कर बोली, अगर मैं कहूँ कि ना जाओ। वो एकदम से देखता रह गया। जो गुलाबी सूट में खुद भी पिंक हो रही थी, आंखों की चमक मान थी। चाय का कप साइड पर रखकर मैंने इसे गौर से देखते हुए वैसे ही पूछा, तुम ऐसा क्यों कहोगी? वो गर्दन थोड़ा सा मुड़ी। सामने कमरे में आंटी जान नमाज बिछाए नमाज पढ़ने में मगन थी। इसने अचानक और गैर मुतवक्का अंदाज में मुझसे पूछा, मेरे बगैर रह लोगे? मेरी गहरी नजरों ने इसका हाथ किया। बहुत अरसे बाद खुशी और इंबिसात ने मेरे दिल को छुआ। तुम रह लोगी? इसकी आंखों में भी बसी थी। तभी मैंने बड़ी संजीदा लहजे में कहा, इट्स ओके, मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम प्लीज MA के लिए ढंग के सब्जेक्ट का इंतखाब कर लो। मुझे लड़कियों के लिए जर्नलिज्म का मजमून पसंद नहीं है। मैंने बाहर निकलते हुए बिला इरादा ही इसकी तरफ देखा और चूंकि वो मेरी तरफ ही देख रही थी इसलिए इसका साधन पर गड़बड़ा गई और मेरे कहने पर इसने इकोनॉमिक्स में अपने फॉर्म जमा करा दिए। और अब तो मेरी भी जॉब बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन सुनैरा बाजी की शादी का मसला हल ही नहीं हो रहा था। अब तो सुनैरा आपी के लिए भी आने वाले रिश्तों में खासा तात्तुल आ गया था। अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था और शोएब भाई भी खासे चिड़चिड़े हो गए थे और सुनैरा बाजी तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, जबकि मैं रोज बरोज डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। शुमाइल के लिए आने वाले रिश्तों की तादाद में इजाफा मेरी रातों की नींद उड़ा रहा था। वो हर हर प्रपोजल पर घबरा उठती और ऐसे लम्हात में मैं महज नजर चुराने के सिवा कर भी क्या सकता था। वो मेरी रगो जान थी, लेकिन घरेलू हालात के शिकंजे में फंसकर मुझे कोई उम्मीद के जुगनू दिखाई नहीं दे रहे थे। और इस दिन तो हद हो गई। शोएब भाई अपनी किसी कुलीग पे इंटरेस्टेड थे और अम्मी हरगिज बेटियों की मौजूदगी में छोटे बेटे की शादी के हक में नहीं थे। पूरी 31 साल उम्र हो गई है मेरी। वो गुस्से से चिल्लाई, कुछ शर्म करो, तुमसे 1.5 साल बड़ी सुमेरा और 4 साल बड़ी जुनेरा अभी बेटी है। अम्मी का लहजा सुलग रहा था। दोनों भाभीियों ने मायने खेज अंदाज में एक दूसरे को इशारा किया, आप मेरी शादी करवाएं, मैं अपने दोनों बहनों के लिए खुद देखूंगा। शोएब भाई आज फैसले के मूड में थे। हाँ, जैसे इन दो बड़ों ने देखा था, अम्मी का तंजिया लहजा इन्हें भी आग लगा गया था। आप मुझे जवाद भाई और फवाद भाई के साथ मत मिलाएं। क्यों? तुम आसमान से उतरे हो, तुम्हारी रगों में भी तो वही खून है। अम्मी ने गुस्से से तेजी से पालक काटनी शुरू कर दी। देखें अम्मी, उरूज के वालिदैन ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पिछले 4 साल से मैं इसे लारे दे रहा हूँ। शुएब भाई अब खुलकर मैदान में आ गए थे। अम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हारा कसूर नहीं है, शायद मेरे दूध की तासीर ही ऐसी है जो मेरे बेटे पढ़ाई लड़कियों के पीछे सगी माँ और बहनों को भूल जाते हैं। वो बड़ा फवाद भी ऐसा ही दावे करता था। अब बीवी की आंखों से निकल देखता है और इसके कानों से सुनता है। मैं कह देती हूँ कि जुनेरा की शादी किए बगैर मैं अपने किसी बेटे की अब शादी नहीं करूंगी। क्यों? शुएब भाई गुस्से से घूमे और बड़े तल्ख लहजे में गोया हुए, क्यों? अगर जुनेरा बाजी की शादी सारी जिंदगी नहीं होती तो हम भी ऐसी ही उम्र गुजार दे। हमें किस बात की सजा दे रही हैं आप? अच्छे खासे इनके रिश्ते अपने हाथों से आप लोगों ने गंवा दिए। इस लेक्चर रार एहसान अली में क्या खामी थी? यहाँ यही नहीं, इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। अब माइंड मत कीजिएगा अम्मी, इस उम्र में अब बाजी के लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे और 2-4 साल बाद ऐसे भी नहीं आएंगे। शुएब भाई का लहजा इतना सर्द नहीं था जितने अल्फाज। अम्मी का चेहरा एकदम फक हो गया। वो इंतहाई सदमे की हालत में अपने सामने खड़े शुएब को देख रही थी। सामने किचन में मसरूर जुनेरा बाजी की रंगत भी एकदम फीकी पड़ गई और सुमेरा आपी ने इंतहाई तासुब भरी नजरों से इन्हें देखा, जो सबसे बेनियाज अपने जवाब के मुंतजिर थे। आप कल शाम को मेरे साथ चलिएगा, वरना शादी तो मुझे उरूज के साथ ही करनी है। वहाँ आप लोग शामिल हो या ना हो। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और धड़ धड़ करते चले गए। मैंने दिल पर हाथ रखकर झुकती अम्मी जान को देखा और घबराकर इनके पास पहुंचा। जान क्या हुआ? उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ झटका। चले जाओ, तुम भी इसी के भाई हो, कल को मेरे सामने आ खड़े होगे, तुम भी अपनी पसंद बता दो। मेरा और मेरी बेटियों का अल्लाह मालिक हो। वो बुरी तरह रो रही थी। अम्मी मैं आपको ऐसा लगता हूँ? इनकी तबीयत बिगड़ने पर मैं घबरा कर बोला, वो तीनों भी ऐसे नहीं लगते थे। अम्मी किसी गहरे सदमे के जेर असर आहिस्ता से बड़बड़ाई, लो जी बेटा, अपने मुंह से कह रहा है तो कर दे शादी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है हमारे देवर शरीफ हैं, वरना मर्द बाहर झक मारना शुरू कर देते हैं। बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाते हुए बड़बड़ाई। उनकी बड़बड़ाहट को सभी ने सुना। शुएब भाई की शादी 2 माह के अंदर अंदर इनकी कुलीग के साथ हो गई और मालूम हुआ कि अम्मी और अब्बू को राजी करने में जुनेरा बाजी की कोशिशों का दखल था। हालांकि सब कुछ शौक की हालत में हुआ, लेकिन शुएब भाई अपनी पसंद को हासिल करके खासे मसरूर थे।
शोएब भाई की शादी को बहुत मुश्किल 6 माह गुजरे थे और अब तो मेरी शुमाइल के साथ खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं अक्सर इसे मिलने कैंपस भी पहुंच जाता। इस दिन मैं गया तो ब्लैक सूट में वो सौगवारियत का मुकम्मल इश्तिहार लग रही थी। मुझे देखते ही इसने अफसरदगी से इतला दी, मनाहिल आप ही आई हैं आमिर भाई के किसी बहुत अच्छे दोस्त का प्रपोजल लेकर। फिर अबूजी और अम्मी बहुत खुश हैं। मैंने हैरानी से इसे देखा जो खासी उलझी हुई थी। आदिल, तुम कुछ कर नहीं सकते? मसलन तुम्हें जॉब करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, खुद मुख्तार हो। ऐसे बात अधूरी छोड़ी तो मैंने एक गहरी सांस भरी। देखो शमाइल, ये बात तुम शुरू से जानती हो कि मैंने कभी तुम्हें अपने लिए बाउंड नहीं किया और मेरे घर के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। अम्मी बिस्तर पर लगी हैं और जुनेरा बाजी ने सबसे मिलना छोड़ दिया है। ऐसी सिचुएशन में बताओ मैं क्या करूं? फिर बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो अपने लिए आने वाले प्रपोजल्स पर इनकार कर करके थक गई हूँ और अम्मी तो अब भी मुझसे खफा रहने लगी हैं और इस दफा मनाहिल आप ही भी लगता है कि हाँ करवा के ही जाएंगी। वो खुद भी अच्छी खासी परेशान थी। अच्छा, प्रपोजल कैसा है? मेरे पूछने पर वो हैरान होकर बोली, जाहिर है अच्छा है तो अम्मी अब्बू खुश हैं तो फिर तुम हाँ कर दो। क्या? इसे बुरी तरह शौक लगा। देखो शुमाइल, जो तुम्हारी उम्र है इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुम्हें अपने पाबंद करके बिठा लूं। मुझे मालूम नहीं कि मेरे घर के हालात कब बदलते हैं, लेकिन प्लीज मेरे अंदर इतना हौसला नहीं कि शोएब भाई की तरह अम्मी को खफा करके अपनी पसंद हासिल करूं। मैंने साफ साफ बात क्लियर की जबकि इसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो खामोशी से मुझे देखती रह गई। मैंने फौरन नजरें चुराई। मेरे बगैर रह लोगे? इसकी आवाज गहरे कुएं से आई थी। जिंदगी में बहुत सारी चीजों के बगैर भी रहना पड़ता है, लेकिन आदिल सिद्दीकी में कोई चीज नहीं हूँ। एक जिंदा जीती जागती हकीकत हूँ। देखो शुमाइल, मैंने ये फैसला बहुत दिल पर जबर करके किया है। अपने सबसे अजीज शे को किसी और के हवाले करना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। मैं जुनेरा को देखता हूँ तो मुझे दुख और अफसोस होता है। तुम मुझको आजमा कर तो देखो, बहुत हौसला है मेरे अंदर। वो अजीब लहजे में गोया हुई, जिनसे मोहब्बत हो इन्हें आजमाते नहीं। मैं शदीद कर्ब में था। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई स्टूपिड काम करने को नहीं कहूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल आखिरी। मेरा हतमी लहजे पर वो तेजी से उठी और इसने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं इसके पीछे लग कर, देखो शुमाइल, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक कामयाब और अच्छी जिंदगी गुजारो। मैंने इसे वजाहत देने की कोशिश की तो वो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर चीखी, प्लीज कुछ भी मत कहो और अब ये मत कहना कि मोहब्बत के सफर में कभी तुम मेरे साथ थे। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो जाते जाते पलटी और मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर मेरे फर्म के काम के सिलसिले में मुझे 3 माह के लिए मिडिल ईस्ट जाना पड़ गया। तो वहीं मुझे इत्तला मिली कि इसकी शादी हो गई है और इस दिन मैं फूट फूट कर रोया। मुझे लगा किसी ने मेरे जिस्म का एक हिस्सा मुझसे अलहदा कर दिया था और फिर मैं अपना अरसा वहां बढ़ाता ही रहा। मैं जब 3 माह के लिए गया था 3 साल के बाद तो मेरा आपी की शादी पर आया तो मालूम हुआ कि शुमाइल के अम्मी अब्बू लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और पाकिस्तान आकर हवा हुआ कि वो इस्लामाबाद में होती है और इसका एक बेटा भी है। फिर वक्त गुजरता गया और फिर मेरी शादी भी हो गई, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी का इत्मीनान और सुख शायद मेरी किस्मत में नहीं था। सायरा अम्मी की भांजी थी और इन्हीं की खालिस्तन पसंद पर मेरी शादी हुई थी, लेकिन हम दोनों के मिजाजों में जमीन आसमान का फर्क था। वो इंतहाई झगड़ालू, फजूल खर्च और बेवकूफ औरत थी। कहीं से उड़ते उड़ते इसने मेरे और शुमाइल से पसंदीदगी की खबर सुनी थी। तब से इसकी जबान दोधारी तलवार बन चुकी थी और हैरानी की बात ये थी कि अपने 5 बहुओं में सबसे ज्यादा इसी के साथ अम्मी हार के साथ हालात खराब थे। हालांकि वो सरासर इनकी पसंद पर इस घर में आई थी। मेरे घर में बेतरतीबी और फुहड़पन का अंसा नुमाया था और दोनों बच्चे माँ की आदत की कॉपी थे। मैं लाख इनको सुधारने की कोशिश करता, लेकिन वो हद से ज्यादा जिद्दी थे। जबकि सायरा अपने हुलिये से बेपरवाह, हर वक्त शक के हथियारों से लेस बदमिजाजी का चलता फिरता इश्तिहार थी। अब तो हम सब भाई अलग-अलग हो गए थे, लेकिन सायरा की तनक मिजाजी की वजह से कोई भी मेरे घर का रुख ना करता। वो पढ़ी लिखी जाहिल थी और अब इसके हर अमल के जवाब में मेरा हथियार सिर्फ खामोशी था। लेकिन आज मोहब्बत का दाम में दाखिल होते ही मेरे सारे जख्म जाग उठे। कई महरूमियों ने सर उठाया और शुमाइल की खुशहाल जिंदगी को देखकर मैंने सोचा कि ऐसी जिंदगी तो मैंने ख्वाब देखे थे। मेरी नजर सामने वाली क्लॉक पर पड़ी। सुबह हो चुकी थी। सारी रात में इसकी यादों के हमरा था और अब मेरा सर फट रहा था। फजर की अजान पर मैंने उठकर नमाज पढ़ी और यूं ही चहलकदमी के लिए लॉन में निकल आया। हालांकि सुबह खासी सर्द थी और धुंध में हर चीज लिपटी हुई थी। उकता कर मैं अंदर आया तो ड्राइंग रूम से गुजरकर टीवी लाउंज को अबूर करते हुए किसी ने पुकारा, आदिल। मेरा दिल एकदम लम्हे को धड़कना भूल गया। मैं पीछे मुड़ा। वो शायद किचन से निकली थी। लाइट पर्पल कलर की सूट में वो बिल्कुल वैसी ही फ्रेश और स्मार्ट थी जैसे कि आज से 7 साल पहले थी। एक नम सा तासुर इसके चेहरे पर फैला हुआ था। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं वहीं टीवी लाउंज में बैठ गया। ठीक 10 मिनट के बाद वो भाप उड़ाता हुआ कप मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। ताने साहब कहाँ हैं? मैंने घर में फैले सन्नाटे को देखते हुए
वो सुबह 8 बजे उठते हैं और अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठी इसकी नजर मेरे ऊपर जमी हुई थी। वो पहले से ज्यादा काफी पुरस्मात हो गई थी। तुम कैसी हो? मैंने चाय का सिप लेने से पहले पूछा। अल्लाह का शुक्र है। इसके लहजे में इत्मीनान और सुकून की फरावानी थी। तानिश साहब कैसे हैं? मैं जो पूछना चाह रहा था खुलकर नहीं पूछ सका। वो धीरे से मुस्कुराई और फिर से गोया हुई। मेरे लिए तो अल्लाह का बहुत खूबसूरत तोहफा है। बहुत लविंग और बहुत केयरिंग, बहैसियत शोहर के बहुत जबरदस्त, बहैसियत एक बाप के बहुत मेहरबान और बहैसियत इंसान के बहुत उम्दा। इसकी 2 लाइनों में इसकी कामयाब जिंदगी का अक्स झलक रहा था। तुम्हें अब भी याद है कि मैं चाय में चीनी नहीं लेता? मुझे महसूस हुआ था कि एक खुशगवार से एहसास ने मेरा घेराव किया। अच्छा, वो हैरान हुई। मैंने चीनी नहीं डाली। फिर एक लम्हे बाद बोली, असल में दानिश भी चीनी नहीं लेते, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। इसके जवाब ने इसके खुशगवार एहसास को चंद सेकंड में खत्म कर दिया जो मेरे अंदर नमूदार हुआ था। और बाकी घर वाले कैसे हैं? इसे सादा से लहजे में दरियाफ्त किया। अम्मी का पिछले साल इंतकाल हो गया, जबकि दादू तो 4 साल पहले दुनिया से गुजर गई थी। सुमेरा आपी की शादी को भी 4 साल हो गए। वो कोयटा होती हैं और शोएब भाई के माशाल्लाह 3 बेटे हैं। और पिछले साल हारून की भी शादी हो गई। वो इंग्लैंड में होता है और जवाद भाई और फवाद भाई अपने बच्चों के साथ कराची में ही है। और जुनेरा बाजी? इसे कुछ झिझकते हुए पूछा। उन्होंने शादी ही नहीं की। आज तक वो शोएब भाई के साथ होती हैं। क्यों? इसे शदीद हैरत हुई। इनका कहना है कि मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल तो वालिदैन ने फजूल स्टैंडर्ड की जिद में जाया कर दी और अब बाकी ईमानदार जिंदगी वो किसी रनवे या दूसरी शादी वाले बच्चों को संभाल कर जाया नहीं कर सकती। वो वही जॉब कर रही है। और नो, इसे हकीकत सदमा हुआ था। वो मुसलसल तासुब के अंदाज में सर हिला रही थी और फिर कुछ समझ कर बोली, और तुम? मैं तलखी था। तुमने ठीक कहा था शुमाइल दानिश कि मैं अपने सबसे अजीज शे किसी और के हवाले करके बंदा कैसे खुश रह सकता है। आज तक सोचता हूँ कि मैं जो दूसरों को मशवरे देता था कि अगर कुछ दुरुस्त फैसले दुरुस्त मौकों पर न किए जाए तो वो इंसान के लिए नासूर बन जाते हैं, तो खुद ऐसा क्यों ना किया? क्या मतलब? वो बुरी तरह उलझी। मैं शुएब भाई की कामयाब अज़दवाजी जिंदगी को देखता हूँ कि अगर इनका फैसला करने का अंदाज और तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने दुरुस्त मौके पर दुरुस्त फैसला किया। मैं कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गया था। आदिल? वो एक गहरे सदमे की कैफियत में बोली। मैंने सोफे की पोस्ट से टेक लगाए और आंखें बंद कर ली। कई साल पहले का रुका हुआ एक आंसू बगावत कर गया। मैंने तो तुम्हारी बात मानी थी। तुमने जाते जाते मुझे सिर्फ एक बात कही थी ना, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम बहुत मुतमईन और खुशहाल जिंदगी गुजारो। यकीन मानो, इस घर को मोहब्बत कदा बनाने में हकीकतन 70% मेरा हाथ है। मैंने दानिश की किसी बात से कभी इख्तिलाफ नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो कदर करने वाले बंदे हैं। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोली थी। नाश्ते की टेबल पर दानिश साहब और बच्चों से मुलाकात हुई। वो खास से खुशगवार मूड में नन्ही मोमिना को गोद में बिठाए बैठे थे। शुमाइल कुछ खामोश थी और अफसुदगी सी कैफियत में बच्चों को नाश्ता करवाने में मगन थी, जबकि दानिश साहब बार बार मुझे ढंग से नाश्ता करने की तलकीन कर रहे थे। कम ऑन शुमाइल, देखो हमारी मोमिना अब माशाल्लाह कितनी फ्रेश है और तुम अभी तक अफसुदा हो। फटाफट अच्छी सी चाय बना कर दो। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और इनके लिए चाय बनाने लगी। चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाकर इसने मोमिना को उठा लिया जो किलकारियां मार रही थी। अरे मेरे बेटे को मेरी गोद से क्यों ले लिया? वो मसनूई खफगी से बोली। मैंने बड़ी हसरत से इस खुशगवार मंजर को देखा और दिल में इसकी खुशियों की मजीद दुआ की। अरे मिसेज, ये क्या? पहले ही घूंट पर दानिश साहब ने बुरा सा मुंह बनाया। यार, तुमने इसमें शुगर नहीं डाली। कमाल है, तुम आज कैसे भूल गई कि मैं हमेशा 1.5 स्पून चीनी का लेता हूँ। लगता है मेरी बेटी की खराबी तबीयत ने हमारी मिसेज को खासा अपसेट कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं अचानक चौंका। बेख्तियार सामने बैठी शुमाइल को देखा जिसने फौरन नजरें चुराई थी। एक खुशगवार सा तासुर मेरे अंदर बेदार हुआ और देखते ही देखते इसकी लहरों ने मेरे सारे वजूद का अहाता कर लिया। मैं एकदम हल्का फुल्का हो गया। गुज़श्ता 7 सालों की जिंदगी में गुजरी तमाम तलखियां, दुख और परेशानियां एकदम कहीं छुप गई थी। मुझे याद था तो बस इतना कि बेशक शुमाइल दानिश का एक कामयाब और भरपूर जिंदगी गुजार रही थी जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, और शायद कि मैं दुरुस्त वक्त पर अगर दुरुस्त फैसला कर लेता तो आज मेरे घर के गेट पर भी मोहब्बत कदा के अल्फाज खुदा होते। वक्त को वापस लाना तो मेरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन अपनी अगली जिंदगी को गुजारने के लिए मेरे लिए ये सिर्फ एक बात ही काफी थी कि 7 साल गुजरने के बावजूद शुमाइल दानिश को आज भी याद है कि आदिल सिद्दीकी चाय में शुगर नहीं लेता। और हम जैसे लोग जो बिसाते दिल पर ठीक वक्त पर दुरुस्त मोहरों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे बेवकूफ़ी के लिए कभी एक फिक्रे की खुशगवार ही सारी जिंदगी की तामीन बन जाती है। जैसे कि शुमाइल का एक जुमला मेरे लिए ज्यादा राह बन गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्ट नॉवेल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें
ताकि ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।